Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is induction of labor. The labor is the planned initiation of the labor, ठीक, prior to the spontaneous onset. Like normal onset होने वाला है, बट आपने उससे पहले ही एक प्लान्ड तरीके से लेबर आप ले आए, ठीक है। अब ये नहीं कि लाइक आप वेट कर रहे हैं कि भाई जो नॉर्मल नेचुरली आएगा, तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, कोई वजह है, अब आप नहीं वेट कर सकते, ठीक। और ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आपने उसको फ़ौरन ही डिलीवर करना है, तो इस कंडीशन में आपने इंड्यूस करना है, ठीक। सो व्हाट इज़ द इंडक्शन ऑफ लेबर? इट इज़ द प्लान इनिशिएशन प्रायर टू इट्स स्पॉन्टेनियस ऑनसेट। सो अब इसमें हमारे पास हर चीज़ की कोई ना कोई इंडिकेशन होती है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। सो सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है? प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, ठीक, ये मोस्ट कॉमन है। लाइक ड्यूरेशन जो है वो 42 से 43 वीक्स पर चली गई है, ठीक है। तो दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर द इंडक्शन, सही। उसके बाद क्या है? अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि इस कंडीशन में आपने 41 से 42 वीक्स के बीच में इंड्यूस कर देना है, IUL आप दे दें, ठीक। इसके अलावा रीज़न और क्या है? प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक। लाइक भी इंडक्शन हो, लाइक नॉर्मली ऑनसेट हुआ नहीं और पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। सो इसमें क्या है कि तो इसमें हुआ ये कि जो है नॉर्मल ऑनसेट हुआ नहीं, बट पहले ही रप्चर हो गए, ठीक। अब आप वेट नहीं कर सकते। अगर आप वेट करेंगे नॉर्मल ऑनसेट के लिए तो फिर देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क, क्योंकि अगर उसके बीच में ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क फॉर द कोरियोअम्नियोनाइटिस, ठीक। तो वो इसलिए कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इसलिए वेट नहीं करते। सो रप्चर के विदिन 24 आवर्स जो है अगर आपने IUL दे दिया है तो दैट इज़ गुड, ठीक। आप ये भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास क्या चीज़ें हैं? मैटरनल डायबिटीज़, ठीक है। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, GDM हो गई है एट 37-38 वीक्स, ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट कॉमन रीज़न है, सही। उसके अलावा फीटल मैक्रोस्मिया, ठीक है। फीटल मैक्रोस्मिया असल में तो GDM की कॉम्प्लिकेशन है, बट कभी कभी फीटल मैक्रोस्मिया अकर्स विदाउट मैटरनल GDM ना, ठीक है, विदाउट GDM। तो वो विदाउट GDM है तब भी आपके पास ये एक रीज़न है। उसके अलावा जो और रीज़न आता है, मैटरनल हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लैम्शिया या फिर फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन या फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जिसको आप कहते हैं, ठीक। ये सारे जो है ये क्या है? ये जो है इसको हम कहेंगे, ये सारे इसके इंडिकेशन है कि इस कंडीशन में आपने इंड्यूस करना है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है? अगर हम देखें कि पोजीशन लाई वगैरह जब हम बेबी का देखें तो इफ़ द लाई इज ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, तो ये याद रखना है कि हमें सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया को एक्सक्लूड आउट करना होता है, ठीक। अगर प्लेसेंटा प्रीविया है और आपने IUL कर दिया तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। सो सबसे बड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। आप नहीं प्लेसेंटा प्रीविया में IUL नहीं दे सकते। देन उसके बाद क्या है? अगर बेबी जो है बहुत सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक, या फिर फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा सीवियर, या फिर मैटरनल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, वो डिटीरियोरेट हो रही है किसी प्री एक्लैम्शिया, एंटी कार्डियक डिजीज़ की वजह से, एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से, ठीक। अब इसमें क्या है? ये ऐसे कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर जो है आपने इनको आप इसको ज़्यादा चला नहीं सकते, तो इसलिए आपको नॉर्मल के बजाय आपको जाना पड़ेगा फॉर द C सेक्शंस, ठीक। अब इसमें क्या है हमारे पास? व्हाट इज़ बाइशॉप स्कोर? बाइशॉप स्कोर जो है इट इज़ यूज्ड कि जब आपने IUL करना है तो आपने सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, मतलब सर्विक्स की जो एग्जामिनेशन आप करेंगे उसकी बेसिस पर आपको पता चलेगा कि वो फेवरेबल सर्विक्स है कि नहीं। अगर तो बाइशॉप स्कोर जो है वो 8 से ज़्यादा होगा, ठीक है, इफ़ द बाइशॉप स्कोर इज़ 8 से ज़्यादा देन इट्स अ फेवरेबल सर्विक्स फॉर द इंडक्शन, ठीक है, इट्स फेवरेबल फॉर इंडक्शन। और अगर जो है वो 8 से कम हुआ तो इट्स नॉन फेवरेबल, ठीक है, या लेस फेवरेबल या अनफेवरेबल होगा, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैथड्स ऑफ इंडक्शन। सो मैथड्स ऑफ इंडक्शन याद करने के लिए हमारे पास जस्ट रिमेंबर के 4 मैथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मैथड हमारे पास कौन सा है? एमनियोटोमी, ठीक है। व्हाट इज एमनियोटोमी? एमनियोटोमी आप इस एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसको आप याद रख लें। एमनियोटोमी इज द एक्यूट रप्चर ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा कि आप आर्टिफिशियली रप्चर कर देंगे तो फिर उससे क्या होगा? बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो जाएंगे और फिर मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
अगर इसमें अगर ये फेल हो जाता है तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लें, वैसे तो है इसके बाद अगर ये फेल हो जाता है तो आपने ऑक्सीटोसिन देना है। बट नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग्स, ठीक। अब इसमें क्या प्रोस्टाग्लैंडिन्स आप देंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इट्स इन द टैबलेट और द जेल फॉर्म। इसको आप लोग पोस्टीरियर फॉर्निक्स में देंगे विद द गैप ऑफ 6 आवर्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे भी ये इंडक्शन हो सकता है। देन थर्ड हमारे पास जो मेथड आता है दैट इज ऑक्सीटोसिन और सिंटोसिनोन, ठीक। अब सिंटोसिनोन या ऑक्सीटोसिन जो है इसमें क्या होगा, इसमें आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो 4 to 5 कॉन्ट्रैक्शंस है पर 10 मिनट्स, इससे कम है आपने इसको बढ़ाना है। आपने इसको दिया फ्रॉम द लो डोज, बिगिन फ्रॉम द लो डोज एंड एवरी 30 आवर्स इंक्रीज द डोज। जैसे ही आपने डोज इंक्रीज करी आपने तब तक ऐसे करते रहना है जब तक कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस है वो आना शुरू हो जाए, ठीक। तो फिर ये आपने ये भी आप ये एक और अलग है। अगर ये भी नहीं तो फिर उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है, मेम्ब्रेन स्वीपिंग। अच्छा, मेम्ब्रेन स्वीपिंग क्या है कि आपने जब आप लोग जो एग्जामिनेशन करेंगे तो उसी के बाद आपने क्या किया, आपने ग्लव्स पहने हुए थे, आपने विजाइना के थ्रू एंटर हुए, सर्विक्स पर गए, सर्विक्स पर वहां पर जाके आपने इनर रिम के ऊपर से माइल्ड फिंगर रब की, हल्की हल्की। उसकी वजह से क्या हुआ कि आउटर लेयर थी वो रप्चर हो गई, सिर्फ आउटर लेयर, प्रॉपर रप्चर नहीं हुई बट आउटर लेयर जो थी वो जैसे उसमें टीयर बन गया, ठीक। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसके अंडरलाइंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे वो रिलीज हुए, उसकी वजह से बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और इंडक्शन हो गई, ठीक। अब इसमें जो फिर इसके लिए क्या है, आपके पास 3 प्री रिक्विजिट्स हैं कि सर्विक्स जो होगा वो फेवरेबल होना चाहिए, प्लेसेंटा प्रीविया को आपने एक्सक्लूड आउट कर लेना है बिफोर परफॉर्मिंग दिस, और ये टर्म पर परफॉर्म हो सकता है, ठीक। मेम्ब्रेन स्वीपिंग के लिए क्या इंडिकेशंस हैं, एक तो क्या सर्विक्स फेवरेबल हो, दूसरा कि ये टर्म पर परफॉर्म करें, तीसरा कि आपने प्लेसेंटा प्रीविया को एक्सक्लूड आउट कर दिया। अब आप उसको कर दें तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी आती है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, इंडक्शन में ज़रा नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उससे ज़्यादा पेनफुल होता है इंडक्शन, ठीक है। ये ज़्यादा पेनफुल हो गया पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो है ज़रा टाइम, मतलब एपिड्यूरल्स की क्योंकि ज़्यादा पेनफुल है तो फिर एपिड्यूरल्स भी ज़्यादा चलेंगे, ठीक। तो एपिड्यूरल्स भी ज़्यादा दिए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन किया, ठीक है, एमनियोटोमी परफॉर्म की है, तो एमनियोटोमी के केस में देयर इज अ इंक्रीज्ड रिस्क फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अच्छा अब आपने क्या किया, यूट्राइन जो है वो रप्चर हो सकता है, क्यों, क्योंकि इफ अगर आपने प्रीवियस कोई हिस्ट्री है सी सेक्शन की, ठीक है, या प्रीवियस स्कार्स हैं तो यूट्रस पहले ही वीक हुआ है, ठीक है, आपने उसमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा अगर कर दी तो फिर उससे क्या हो सकता है कि यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ठीक। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि अगर आपने ऑक्सीटोसिन ज़्यादा दे दिया, ठीक है, और प्रीवियस कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है सी सेक्शन की, उसकी से क्या होगा, हाइपरस्टिमुलेशन 3 to 5 कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आए तो ये क्या है, ये होगा हाइपर स्टिमुलेशन। जैसे ये हाइपर स्टिमुलेशन हुई, ये ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के केस की मैं बात कर रही हूँ। हाइपर स्टिमुलेशन हुई तो उसमें फिर ज़रा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसमें फीटल कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको वो कैसे इंडिकेट करेगा, ब्रेडिकार्डिया शो करेगा, सही। अब इसको आपने ट्रीट कैसे करना है, टोकोलाइट्रिक्स, ठीक है, टोकोलाइट्रिक्स बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसमें सबसे कॉमनली कौन सी यूज़ होती है, टर्ब्यूटिलिन। ये एक ऐसी ड्रग है जो आप इसको यूज़ करके यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन को रोक सकते हैं। अच्छा, इफ देर इज अ यूट्राइन एटोनी, ठीक है, अगर अब इसकी वजह से एटोनी है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, देर इज एन इंक्रीज रिस्क फॉर द पोस्टमार्टम हैमरेज, ठीक है। सो देर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज सेकेंडरी टू द यूट्राइन एटोनी। सो दिस वाज द टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। थैंक यू।